अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आने वाले दिनों के अंदर, बल्कि हो सकता है कि अगले 24 घंटे के अंदर ही इमरान खान साहब को एक बहुत बुरी खबर मिलने वाली है। ये मैं अभी से आपको प्रेडिक्ट करके बता रहा हूँ। आखिर ये बुरी खबर क्या हो सकती है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डायरेक्शन के हवाले से ये खबरें भी आ रही हैं कि एक बड़ी तब्दीली आने जा रही है। इसकी सारी डिटेल्स थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहली जो मेरा ख्याल में इमरान खान साहब के लिए बुरी खबर जो उन्हें मिलने जा रही है अगले मेरे ख्याल में 24 घंटे में, शायद आज उनसे अगर किसी की मुलाकात होगी तो डेफिनेटली शायद वो उनसे जिक्र करेंगे। वो मामला है, आप जानते हैं कि दिसंबर के एंड के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनाब रेमिटेंसेस की कॉल दी थी कि जी जो लोग बाहर से पैसे भेजते हैं वो पाकिस्तान पैसे भेजना बंद कर दें। अब आप जानते हैं कि जो लोग बाहर काम कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे जो मिडल ईस्ट का मशरक़ वस्ता का इलाका है, सऊदी अरब, यूएई, कतर, इन तमाम जगहों के ऊपर जो पाकिस्तानी वर्कर्स हैं वो अपनी फैमिलीज़ को ये पैसे भेजते हैं। जिस दिन ये ऐलान हुआ था तो मैंने उसी दिन कहा था कि इससे बेवकूफ़ों वाली हरकत कोई नहीं हो सकती। और आप इस मुझे नहीं पता इमरान खान साहब को बैठे बिठाए कौन ये मशवरे देता है, कौन इस किस्म के जो है वो आइडियाज़ उनके साथ शेयर करता है, लेकिन इससे ज़्यादा बेवकूफ़ों वाली हरकत कोई नहीं हो सकती, क्योंकि इससे और कुछ होना नहीं था। इससे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान होना था। और इसका दूसरा हल, दो हल इसके अलावा थे। एक ये था कि जनाब वो लोग हुंडी के ज़रिए पैसे भेजना शुरू कर दें, और दूसरा ये था कि आप उनको फिर पैसे दें, जो कि ऑब्वियसली हो नहीं सकता। पाकिस्तान तरीके इंसाफ में यहाँ पे जो है उनको चंदा इकट्ठा करने की मुसीबतें पड़ी हुई हैं, तो वो लोगों को किस तरह पैसे देंगे। तो मैंने उसी वक्त ये बात की थी कि ये प्रोजेक्ट जो है या जो भी ये तजवीज़ आपने दी है, ये इट इज़ बाउंड टू फेल। ये हर सूरत नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा, और मतलब मुंह के बल गिरेगी ये जिस किस्म की तजवीज़ जो है वो आपने दी है। अच्छा, इससे पहले दिसंबर के फिगर्स आए। अब दिसंबर के जब फिगर्स आए तो पता लगा कि जनाब रेमिटेंसेस जो हैं या जो तरसीलात ज़र हैं वो एक्चुअली इंक्रीज़ कर गई। जो दिसंबर 2023 में थी उससे दिसंबर 2024 इंक्रीज़ कर गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने जब वो बात रखी गई तो उस वक्त उन्होंने जवाब दिया कि नहीं नहीं, वो ये काउंट नहीं करता। वो इसलिए क्योंकि दिसंबर के अंदर तो हमने कॉल दी थी, दिसंबर के एंड पे तो हमने कॉल दी थी, तो असल नंबर जो हैं वो तो अभी आने हैं, तो इसलिए ये इट डज़न्ट मैटर। तो अब जनाब जो बुरी खबर है इमरान खान साहब के लिए वो ये है कि जनवरी के नंबर्स भी स्टेट बैंक ने कल जारी कर दिए हैं, और स्टेट बैंक के नंबर्स के मुताबिक वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जनवरी के अंदर, जनवरी 2025 के अंदर जनाब $3 अरब पाकिस्तान भेजा गया है। पूरी दुनिया से वो पाकिस्तानियों ने अपनी फैमिलीज़ को, घर वालों को $3 अरब भेजा है। और ये जो $3 अरब है ये मजमूई तौर पे मतलब इसकी जो परसेंटेज बनती है ये तकरीबन 25.2% बनती है। 25.2% का इजाफा हो गया उसके अंदर। तो आपके नंबर्स उधर भी नहीं रहे, बल्कि आपकी कॉल के बाद बढ़ गए हैं, और भी ज़्यादा नंबर बढ़ गए हैं। 25% मजीद इसमें इजाफा हुआ है। और अगर आप फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखें तो यानी जुलाई से आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, तो जुलाई से जनवरी तक जो है वो इन 7 माह के अंदर $20.8 अरब पाकिस्तानियों को मौसूल हुए हैं। और अगर इसका मुवाजना किया जाए 2024 से, यानी कि 2023-2024 के का इसी टाइम पीरियड का मुवाजना किया जाए, तो $15.8 अरब उस वक्त दिए गए थे। इस मरतबा 20.8 हो गए, यानी उसमें तकरीबन 5 अरब का इजाफा हुआ है। $5 अरब का इजाफा हो गया है उसके अंदर। 31.7% का ये इजाफा है जो रेमिटेंसेस भेजी गई हैं। तो ये ज़्यादातर जो तरसीलात आई हैं वो सऊदी अरब से सबसे ज़्यादा, फिर मुत्तहिदा अरब अमारात, फिर बरतानिया, और उसके बाद जो नॉर्थ अमेरिका है ओवरऑल, वहाँ से उसके बाद चौथे नंबर के ऊपर जो है वो है। अब मेरा सवाल ये है कि आप कितनी दफ़ा और फेल होंगे। आप अपनी इन पॉलिसीज़ के ज़रिए इस किस्म की जो गलत आपकी आइडियोलॉजीज़ हैं, या मुझे नहीं पता कौन इनको ये पट्टी पढ़ाता है। मेरे ख्याल में शायद ये जो बाहर बैठे हुए हैं यही इमरान खान साहब को पुठियाँ जो है वो बैठ के तजवीज़ें देते हैं। और कई दफ़ा ये बात हो चुकी है कि भाई इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, वो चाहे वो आदिल राजा हो, शहबाज गिल हो, सारे एक ही लाइन के ऊपर लगे हुए हैं कि बाजी बात आपने रेमिटेंसेज नहीं भेजनी, रेमिटेंसेज नहीं भेजनी। $3 अरब की रेमिटेंसेज जो हैं वो आई हैं, और इसमें इतना इजाफा हुआ है।
अब मुझे बताइए कि इसका कौन जिम्मेदार। उसके बाद इन्होंने फौजी प्रोडक्ट्स का कहा कि जनाब उसका बाइकआउट कर दें। मैंने उसी वक्त की बात कही थी कि भाई ये बेवकूफ़ों वाली हरकतें मत करें। ये अगर किसी को इतनी तकलीफ है ना, सबसे पहले जाके अपने डीएचए के प्लॉट बेचे, वो भी तो फौजी प्रोडक्ट है ना, जाके बेचे जाके। तो मैंने उस वक्त की बात कही थी कि ये भी फेल होंगे। अब आप जाके इन सबके स्टॉक्स उठा के देख लीजिए, मतलब जितनी भी अस्करी प्रोडक्ट्स हैं आप जाके स्टॉक्स उठा के देख लें, दे वर एक्चुअली स्टार्टेड परफॉर्मिंग बेटर। फ़ायदा क्या हुआ? ये इस किस्म की चीज़ें जब देखिए, एहतजाज जो होता है ना, वो एक ऐसी चीज़ होती है कि जब आप उसको उसकी कॉल दे देते हैं ना, तो फिर अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता तो शर्मिंदगी होती है। फिर सक्सेसफुल हो गया तो बारे न्यारे। मतलब जिस तरह होता है ना कि मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं कि जनाब पहिया जाम हड़ताल, जी पहिया जाम हड़ताल होगी। अच्छा जी, अब अगर पहिया जाम ना हुआ ना मेरे भाई, दुकानें खुली रहीं, लोगों की जिंदगियां वैसे ही चलती रहीं, तो फिर शर्मिंदगी आपकी है, आपको नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 8 फरवरी के एहतजाज के वाले से हुआ। क्या हुआ 8 फरवरी को एहतजाज? कुछ भी नहीं। वो पाकिस्तानी वो लाहौर के अंदर बैठ के मैच देख रहे थे सारे, लाहौरिये जो है वो मैच देख रहे थे बैठ के। आपका एहतजाज बुरी तरह फ्लॉप हो गया पंजाब के अंदर। तो मैं नहीं जानता कि इनको कौन बार बार ये तजवीज़ें देता है कि कभी फौजी प्रोडक्ट बाइकआउट, कभी जनाब तरसीलात ज़र जो है वो पाकिस्तान भेजना बंद कर दें, चलो जी एहतजाज करो जी, आ जाओ एहतजाज करें। चलिए, फ्लॉप से फ्लॉप तर होता जा रहा है काम, और इनको कुछ समझ नहीं आ रही, इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि मैंने करना क्या है। और मैं बार बार ये बात करता हूँ कि इनके लौंडे लपाड़े जो है ना, सिर्फ अपने यूट्यूब के व्यूज़ की खातिर, वो खुद ज़्यादातर बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन अपने व्यूज़ की खातिर जो है ना वो इमरान खान का बेड़ा गर्क किए जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उनको गलत पट्टियाँ पढ़ा के उनका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अब एक और जो खबर आई है वो भी ज़रा सुन लीजिए। बेसिकली हुआ ये है कि वी न्यूज़ ने ये खबर दी है कि जनाब इमरान खान साहब ने कोर कमेटी की तश्कील नौ करने का फैसला कर लिया है, और इन तमाम अरकान की कोर कमेटी की रुकनीत मुअत्तल करने की हिदायत कर दी है जनाब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते। अब वो बयानिया क्या है? बयानिया ये है कि जनाब हमने मत्था लड़ाना है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो अगर वो आप उसका बोझ नहीं उठा सकते तो जनाब आपकी रुकनीत जो है वो मुअत्तल होने लगी है। ये वी न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है। उनके ज़राए के मुताबिक अडयाला जेल में इमरान खान ने वकला से मुलाकात के दौरान हिदायत जारी की है कि अब वो आर्मी चीफ को तीसरा ख़त भी लिखने जा रहे हैं। जो कोर कमेटी अरकान उनके ट्वीट्स को रीट्वीट नहीं करते या उनके बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते, उनकी कोर कमेटी की रुकनीत जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। और इमरान खान को बताया गया है कि कोर कमेटी में सिर्फ 2 दर्जन अरकान ही इमरान खान के अकाउंट से की गई ट्वीट्स को रीट्वीट करते हैं या मीडिया पर उनके मौक़िफ़ पर बात करते हैं। और ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने तमाम अरकान की फ़हरिस्त तैयार करने की हिदायत जारी की है जो कोर कमेटी का हिस्सा हैं, और तमाम पार्टी बयानिए को सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर आगे नहीं बढ़ाते, उन सब की लिस्टें जो हैं वो जारी करने का कहा गया है। अच्छा, अब ये आप ये जो लिस्टें वाली बात है इसको भी ज़रा एक दफ़ा देखिए। आपको याद है जब वो 24 नवंबर का वो जो एहतजाज हुआ था, तो उससे पहले भी अलीमा खान साहिबा ने और बुशरा बीबी ने, बुशरा बीबी ने कहा था कि जनाब लिस्टें जो हैं वो तैयार की जाएंगी उन लोगों की जो नहीं लोग लेकर आते या वो सही तरह पार्टिसिपेट नहीं करते, और अगली दफ़ा जो इनको टिकट नहीं मिलेगा। पुट्ठी, ये भी पुट्ठी पड़ गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर से लोगों ने जो है वो इस पर गम गुस्से का इजहार किया था कि भैया आप क्या कर रहे हैं, ये इस तरह नहीं होता, हर एक के हालात मुख्तलिफ हैं, किसी के ऊपर जो है वो ज़्यादा मुश्किल हालात हैं, किसी पे कम मुश्किल हालात हैं, इस तरह लिस्टें लुस्टें मत बनाएं। लोग भागना शुरू हो जाएंगे, कहेंगे यार किड़ी पार्टी से फंस गए, हम अपनी जान भी खतरे में डालें, पैसा भी लगाएं, एफर्ट भी करें, गिरफ्तारियों का भी डर है, ऊपर से एंड में पता लगे जनाब बीबी साहबा जो है वो खुश नहीं हुई, चलो जी फारिग हो तुसी, नहीं होना चाहिए इससे। तो यहाँ पे भी जो है ना अब ये जो काम शुरू करने लगे हैं कि जनाब लिस्टें बनेगी जनाब, कि जो ट्वीट नहीं रीट्वीट करेगा। अब वो जो जितने तो बाहर बैठे हुए शहबाज गिल वर्गे, तो वो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जारी बात है, वो तो बाहर बैठे हुए, तो वो तो हर ट्वीट को रीट्वीट भी कर लेंगे। तो जो यहाँ बैठे हुए भाई उनको तो प्रॉब्लम है ना, उनके लिए तो आसान नहीं है। तो अब आप बैठ के उनकी भी लिस्टें बनाना शुरू कर दें। तो खैर आगे जो है वो ख़बर ये बताती है कि जी उनके ज़राए का, वी न्यूज़ के ज़राए का कहना है कि इमरान खान ने हिदायत जारी की है कि इन तमाम अरकान को कोर कमेटी ग्रुप से निकाल दिया जाए और नए लोगों को मौका दिया जाए। दूसरी जानब इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को IG खैबर पख्तूनख्वा के तबादले का मामला विफाक के सामने उठाने की हिदायत की है, और कहा है कि 18वीं तरमीम के बाद IG की तैनाती सूबाई मामला है। विफाक अगर IG तैनात करने में वज़ीर आला की सिफारिशात नज़रअंदाज कर रहा है तो वज़ीर आला विफाक के साथ ताउन छोड़ दे। और साबिक़ वज़ीर आज़म ने 8 फरवरी को होने वाले एहतजाज ख़ुसूसन पंजाब की रिपोर्ट तलब कर ली है, जिसकी रोशनी में पंजाब की क़यादत से मुतल्लिक अहम फ़ैसले मुतवक्के हैं। अब आप इसी से अंदाज़ा कर लीजिए ये जो खबर आ रही है वी न्यूज़ के ऊपर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं जो कह रहा था कि जनाब टोटल फ्लॉप शो था, उसके बारे में लोगों को, मेरे ख़ासतौर पर PTI के हमारे जो भाई हैं उनको बहुत गुस्सा चढ़ता है जब मैं इस तरह की बात करता हूँ। लेकिन भाई
वो एक चीज़ कितनी सक्सेसफुल थी या कितनी नहीं थी, इसका हमेशा आपको आइडिया ना जलसे के बाद होता है। आपको पता लगना शुरू हो जाता है किस किस्म के बयान आ रहे हैं। जुनैद अकबर साहब ने जिस तरह एक बयान दिया, केपी के जो पीटीआई के नए सदर हैं, उन्होंने कहा कि जनाब मैं लोगों से जो है वो मैं पूरी रिपोर्ट्स लूँगा कि कौन कितने बंदे लेकर आया। वाई डू यू नीड दैट? अगर एक शो इतना सक्सेसफुल हो कि बंदा ही बंदा हो तो फिर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। ये सिर्फ तभी होता है जब आप सही तरह परफॉर्मेंस ना दिखा सकें, ये तब होता है। अब ये इसलिए ये रिपोर्ट आ रही है। शेर मरवत साहब की भी मीडिया से गुफ्तगू सामने आई है, उनसे सवाल हुआ, मीडिया ने उनसे सवाल किया कि आपका पार्टी में मुस्तकबिल क्या है। उन्होंने कहा मेरा तजुर्बा कहता है कि जहाँ पार्टी में फैसला काना फूसियों और गीबतों पर हो तो फिर हमारा मुस्तकबिल अनप्रडिक्टेबल हुआ और ये गीबतें ताहाल जारी हैं। इसका लामतनाही सिलसिला है। सवाल हुआ कि कितने ग्रुप्स बन चुके हैं पीटीआई के अंदर, तो उन्होंने कहा कि कोई ग्रुप नहीं है पार्टी में, खान के साथ किसी का इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन ये आपस में खींचातानियाँ हैं, गीबतें हैं। इन गीबतों ने पार्टी को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया है। उनसे सवाल हुआ कि आपकी गीबतें कौन कर रहा है, तो उन्होंने कहा मेरे अलावा सब कर रहे हैं। स्वाबी जलसे में उन्होंने कहा आपकी एंट्री ने आपके साथियों को उदास कर दिया, क्या कहेंगे आप? तो उन्होंने कहा कि अवाम की मुझसे मोहब्बत है, ये वो चीज़ है जो उन्हें इब्तदा से हज़म नहीं हो रही, और बावजूद इसके ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं पार्टी में हूँ, वरना मुझे तो पार्टी से आज से 6 माह कबल ये लोग निकाल चुके होते। उनसे सवाल हुआ कि खान साहब आपके साथ हैं, तो उन्होंने कहा खान साहब को जब तक एक्सप्लेन ना करूँ, पहले भी इस तरह गलत फहमियाँ पैदा हुई, सारी गलत फहमियाँ, आप लोग सहाफ़ी हैं, आप लोग पूछे ना कि आखिरी दफ़ा मुझे क्यों निकाला गया था पार्टी से, अभी तक उस जुर्म का पता नहीं चल रहा। यानी बाद में पार्टी इस पर खामोश हो गई, कोई जवाब ही नहीं दिया। ये तो बेतौकीरी की हद होती है। किसी ने कान में बात डाल दी, खुसर पुसर हुई, झूठ मूठ गीबत हुई, और मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या कह सकता हूँ? अच्छे भले ताल्लुकात होते हैं, फिर कोई जाकर कान में बात कर डालता है। कोई कौन है, उन्होंने अलबत्ता किसी का नाम नहीं बताया। फिर उनसे उन्होंने कहा जेलसी का कोई इलाज नहीं है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं वैसे ही मेरे जहन में एक पॉइंट आ रहा था कि शेर मरवत साहब भी सोचते होंगे ना, मतलब जिस तरह ये गिला कर रहे हैं कि जनाब गीबतें करने वाले होते हैं, वो खान साहब के कान में जाके गीबत करते हैं और फिर खान साहब जो है कोई फैसला करने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं। मतलब मैं यहाँ पे मेरा सवाल बनता है कि कोई खान साहब से नहीं पूछेगा कि यार खान साहब आपके कान में जब कोई आके कुछ बोलता है और आप मान जाते हैं आराम से? मतलब आपने नहीं सोचा हुआ कि भाई ये जो कुछ हो रहा है, ये मुझे जो रिपोर्ट आ रही है, जो कुछ कह रहा है, ये सही भी है या गलत है? अब मैं बहुत बड़ी हमेशा एग्जांपल उस्मान बुज़दार के हवाले से देता हूँ कि पीटीआई के जब लोग ये कहते हैं ना कि वो उस्मान बुज़दार बड़ा ही पैड़ा सी, वो बड़ी गलत चॉइस थी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, उससे वज़ीर आला नहीं होना चाहिए था और वो गलत हो गया। तो मैं अक्सर उनसे पूछता हूँ कि भाई बनाया किसने था? उस वजारत आला की कुर्सी तक कौन लेकर गया था उसे? उस शख्स को वहाँ तक पहुँचाने में उस्मान बुज़दार खुद वज़ीर आला बन सकता था? उस्मान बुज़दार के लिए काउंसलर बनना मुश्किल हो जाता, लेकिन वो इमरान खान साहब ने हाथ रखा हुआ था। तो उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस अगर आपको बुरा लगता है ना, तो क्रेडिट इमरान खान को दीजिए, किसी और को मत दीजिए। तो शेर अदल मरवत साहब के साथ भी मतलब इस बात के ऊपर इख्तलाफ है कि भाई अगर उनके कान में जाके शेर अब्दुल मरवत साहब के वाले से कोई गीबतें करता है या बुरा भला कहता है, तो इसके कसूरवार गीबत करने वाले से ज़्यादा इमरान खान साहब हैं, जो सब कुछ सुन लेते हैं और हजम कर लेते हैं और कहते हैं कि हाँ ये तो बहुत गलत हुआ है। तो गिला उनसे कीजिए जाके, इमरान खान साहब से कीजिए जाके। अच्छा जी, इसके अलावा एक और जो डेवलपमेंट हुई है, जो दोबारा किसी सूरत भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में नहीं जाती, बल्कि ये भी एक परेशानी का सबब जो है वो बनी होगी। वो कल आप जानते हैं कि कल वैसे ही सुप्रीम जुडिशल जो कमीशन था उसका इजलास हुआ, लेकिन उसके बाद में एक और डेवलपमेंट ये हुई, और तब तक हम वीलॉग रिकॉर्ड कर चुके थे, वो आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो जजेस की सीनियरिटी को लेके जो है वो 5 जजेस ने रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो जमा करवाई थी। उन्होंने कहा था कि जनाब ये सीनियरिटी का फ़ैसला जो है वो सही नहीं हो रहा, तो इसकी उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो है वो ये रिप्रेजेंटेशंस भेजी थी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस आमिर फ़ारूक, जिन्हें कल ही सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है वो नामज़द किया गया है, तो उन्होंने ये फ़ैसला दिया कि जनाब इसे मुस्तरद कर दिया गया है। ये 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन को मुस्तरद कर दिया गया है, और अपने फ़ैसले में उन्होंने कहा है कि 3 सूबाई हाई कोर्ट से जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दील की गई सीनियरिटी लिस्ट जो है वो बरकरार है, जो इन्होंने जारी की थी, चीफ जस्टिस ने जारी की थी। और इसके तहत लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज जो है वो बरकरार रहेंगे। और चीफ जस्टिस ने कहा है कि जी जस्टिस सरफराज डोगर ने 2015 में बतौर हाई कोर्ट जज हलफ उठाया था। सूबाई हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होने वाले जजेस को दोबारा नया हलफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। जजेस की तैनाती और ट्रांसफ़र में फ़र्क है, दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। उन्होंने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इजहाक खान और जस्टिस सिमन रिफत
की रिप्रेजेंटेशन जो हैं वो मुस्तरद कर दी हैं। अच्छा, ये बेसिकली ये जो बात इन्होंने जो जुमला कहा है ना कि जनाब तैनाती में और ट्रांसफ़र में फ़र्क है, बेसिकली एक नुक्ता जो उठाया जा रहा था इस सारे मामले के अंदर वो ये था कि इन जजेस ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के अंदर पहले, जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट या सिंध या KP वहाँ या बलूचिस्तान, वहाँ से जो है इन्होंने हलफ उठाए हुए थे वहाँ के जजेस होने की खातिर। तो और उसमें उनके हलफ के अंदर लिखा हुआ था कि मैं बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट ये हलफ उठा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक नुक्ता ये आ रहा था कि जनाब चूंकि अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हो चुके हैं तो इनको नए हलफ उठाने पड़ेंगे। तो ये बेसिकली चीफ जस्टिस ने रूलिंग दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कि ये ट्रांसफ़र है, ये नई तैनाती नहीं है। अगर तो नई तैनाती होगी तो फिर इनको हलफ उठाना पड़ेगा, वरना पुराने वाला ही जो है वो वैसे ही चलेगा। तो ये इस चीज़ का एक डिफरेंस जो है वो आया है। अब देखें ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दिस इज़ नॉट द रिजल्ट दैट दे वर लुकिंग फॉर, तो ये भी इनके लिए कोई ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है। इसके अलावा जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को इजाफी सिक्योरिटी फराहम करने की इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो खारिज कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने जो है ये फैसला सुनाया। इस फैसले के मुताबिक शेख एहसनुद्दीन एडवोकेट ने इफ्तिखार चौधरी से इजाफी सिक्योरिटी वापस लेने के फैसले को चैलेंज किया था और दौरान समाज सिक्योरिटी एजेंसियों ने रिपोर्ट दी कि साबिक चीफ जस्टिस को कोई मखसूस थ्रेट नहीं है। इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जजेस ऑर्डर 1997 के तहत रिटायर्ड जज की रिहाइशगाह पर ताहयात एक सिक्योरिटी गार्ड तैनात हो सकता है, जबकि अदालत को बताया गया कि इफ्तिखार चौधरी अब एक सियासी जमात के सरबराह भी हैं। तो अदालत ने फैसले में कहा कि अगर साबिक चीफ जस्टिस को थ्रेट का खतरा है तो वो मुतल्लिका हुकाम को दरख्वास्त दे सकते हैं। अपील कुनंदगान ने साबिक चीफ जस्टिस को इजाफी सिक्योरिटी देने की दरख्वास्त क्यों दी, वो हक के दावा पर मुतमईन ना कर सके। ऐसा शख्स कैसे इजाफी सिक्योरिटी मांग सकता है जो खुद अथॉरिटी को कोई दरख्वास्त ही ना दे। तो ये जनाब एक मामला जो है वो ये हुआ है। इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान उनके हवाले से है। वो 2 रोज़ा दौरे के ऊपर जनाब 12 फरवरी को पाकिस्तान आ रहे हैं और तुर्क सदर जो है 13 फरवरी को पाकिस्तान में मसरूफ़ तरीन दिन गुजारेंगे और तुर्क सदर जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी करेंगे और ज़राए के मुताबिक 2 तरफ़ा ताउन, तजारती ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों को ज़ेर बहस जो है वो लाया जाएगा और मुलाकातों में गज़ा की सूरत हाल के ऊपर भी बातचीत होगी। ज़हन में रखिएगा कि रजब तैयब उर्दवान जो है बतौर एक फैमिली वो शरीफ ख़ानदान के काफ़ी करीबी हैं, मतलब उनके फैमिली रिलेशंस आप कह सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, फैमिली रिलेशन तो नहीं लेकिन फैमिली फ्रेंड्स हैं आपस में शरीफ ख़ानदान के। तो इसलिए भी ये दौरा जो है बड़ी अहमियत का हामिल है कि इसके अंदर कौन सी नई डेवलपमेंट्स जो हैं वो होती हैं। इसके अलावा एक बड़ी अफसोसनाक खबर आई है और वो ये है कि लिबिया में पाकिस्तानी शहरियों को ले जाने वाली एक और कश्ती जो है वो हादसे का शिकार हुई है। दफ्तर खारजा ने कहा है कि जी लिबिया में एक और कश्ती हादसे की तस्दीक की है और उन्होंने कहा है कि इसमें पाकिस्तानी भी सवार थे। 65 मुसाफिरों को जो है वो ये कश्ती लेके जा रही थी और तराबलस में पाकिस्तानी सफारत खाने की टीम जाविया अस्पताल रवाना कर दी गई है। अभी तक जो है वो 10 लाशें तारिकीन वतन की जो है वो निकाल दी गई हैं। सिर्फ ये अभी तक कन्फर्म नहीं है कि इन 65 में पाकिस्तानी कितने थे, क्योंकि आमतौर पे मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ के लोग जो हैं इन कश्तियों में सवार होते हैं, ये नहीं पता कि इसमें से पाकिस्तानी कितने थे। इसके अलावा अफगान हुकूमत के हवाले से जो है अफगानिस्तान के हवाले से एक बड़ी उनके लिए शर्मिंदगी का बायस खबर है और वो ये है कि अफगान हुकूमत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इस तरह लगता है जैसे मुलविस निकली है। दहशतगर्दों की लाशों की वसूली जो है वो एक सबसे बड़ा सबूत है। अफगान हुकूमत ने पाक फ़ौज के हाथों 6 फरवरी 2025 को दौरान ऑपरेशन हलाक होने वाले अफगान दहशतगर्द की लाश भी अब कबूल कर लिए। पहले वो इनकारी थे, इसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, लेकिन अब उनको भी जो है एक्सेप्ट करना पड़ा। बेसिकली हलाक होने वाले दहशतगर्दी की शनाख्त जो है वो लुकमान खान वल्द कमाल खान के नाम से हुई है, जो ज़िला खोस्त का रिहायशी है। और इससे कबल डेरा इस्माइल खान में हलाक किए जाने वाले दहशतगर्द अहमद इलियास उर्फ बदरुद्दीन की लाश को भी अफगान तालिबान ने वसूल किया। अहमद इलियास सुबह बागदीस के नायब गवर्नर मौलवी ग़ुलाम मोहम्मद का बेटा था, जिसकी हिलाकत पर अफगान अबूरी हुकूमत ने नाम नहाद शहादत का जश्न भी मनाया था। तो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुख्तलिफ ऑपरेशन में अब तक बड़ी तादाद में अफगान दहशतगर्द जो है वो हलाक किए गए, लेकिन ये लोग क्या करते थे, उनकी लाशें नहीं एक्सेप्ट करते थे। और लाशें इसलिए नहीं एक्सेप्ट करते थे कि अगर कर लेते तो फिर इनके ऊपर पूरी तरह वो सबूत हो जाता कि जनाब यही लोग जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाने में मुलविस है। लेकिन अल्टीमेटली अब उनको जो है वो लाश एक्सेप्ट करनी पड़ी। तो इससे भी पता लगता है कि इनकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में पाकिस्तान के अंदर। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो हमास के हवाले से, हमास ने इसराइल पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद करते हुए यरगमालियों की रिहाई को मुलतवी करने का ऐलान किया है। और अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के तर्जुमान ने एक पोस्ट में कहा है कि हफ्ते के रोज़ रिहा होने वाले यरगमालियों की रिहाई को मुलतवी कर दिया गया और ये अमल उस वक्त तक मुअत्तल रहेगा
जब तक इसराइल माजी के हफ्तों की जिम्मेदारियों को पूरी तरह अदा नहीं करता। तो वो जो एक आपस में एक एक्सचेंज चल रहा था प्रिजनर्स का, वो फिलहाल जो है वो रोक दिया गया है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।